मेरा नाम सेजल है। मेरे ससुर नाई थे और जब वो किसी के बाल काटते तो उनके हाथ में चमत्कार आ जाता था। वो जिस आदमी के भी बाल काटते उसकी जवान बेटी की शादी हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि उनकी बेटियों की शादी कहीं बुरी जगह पर होती थी, बल्कि अच्छे परिवारों में होती थी, जहां पर ऐसे लोगों की बेटियां बहुत खुश रहती थी जो मेरे ससुर से अपने बाल कटवाने आते थे। अब तो दूर दूर से लोग हमारे घर मेरे ससुर से बाल कटवाने के लिए आने लगे थे। एक दिन मैं अपने ससुर के बराबर में ही बैठी हुई थी, तभी अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी अपने ससुर से बाल कटवा लूं, तो मेरी भी जवान बेटी की शादी हो जाएगी। लेकिन जब मैंने अपने ससुर से अपने बाल कटवाए तो उसके बाद जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 जवान बेटियां और एक छोटा बेटा। मैंने अपने बच्चों को हमेशा एक दूसरे के साथ बांध कर रखा था, कभी भी अपने बच्चों को एक दूसरे से जुदा नहीं होने दिया था। मेरे तीनों बच्चों में आपस में इतना प्यार था कि कोई भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करता था और ना ही तीनों बच्चों में से कोई भी अपने भाई बहन के बारे में बुरा सोचता। ये क्वालिटीज मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद अपने बच्चों के अंदर डाली थी। मैं और मेरे पति शहर में रहते थे, जबकि मेरे ससुराल वाले गांव में रहते थे। हुआ ऐसा था कि मेरे पति कुछ सालों पहले शहर में नौकरी करने के लिए आए थे और उन्हीं दिनों हम दोनों का आपस में टकराव हो गया। इसी बीच हम दोनों के बीच प्यार मोहब्बत पैदा हो गई। उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मेरे माता पिता तो इस दुनिया में न थे, मैं अनाथ थी। मुझे मेरी दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी शादी के बाद मेरी दादी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरी शादी के कुछ महीनों बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। सबसे पहले मेरी बड़ी बेटी हुई, उसके बाद छोटी बेटी और उसके बाद एक छोटा बेटा। इसी तरह से मेरे 3 बच्चे हो गए थे। मेरे पति यहाँ रहकर जो नौकरी करते थे वही करते रहे और हम दोनों इसी शहर में किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर थे और मेरी एक जवान नंद थी। मेरी जवान नंद की तो शादी हो गई थी, लेकिन कुछ सालों बाद पता चला कि मेरी सास की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मेरे पति ने कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए हमें गांव चलना चाहिए। तभी मेरे ससुर का भी मेरे पति के पास फोन आ गया। मेरे ससुर का कहना था कि तुम लोग जल्द से जल्द गांव आ जाओ और अब गांव में ही रहना, क्योंकि तुम्हारी माँ अपने अंतिम दिनों में तुम लोगों के साथ रहना चाहती है। मेरे पति ने कहा कि अब हमें अपना सारा सामान लेकर गांव ही चलना होगा, क्योंकि मैं अपनी माँ के आखिरी दिनों में उनके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी और ना ही मेरे बच्चों को थी। हमारी पूरी फैमिली गांव चली गई। मेरे ससुराल का गांव बड़ा अजीब था। ये बहुत ही पुराने टाइप के लोग थे। मेरे बच्चों को गांव पसंद नहीं आया था, लेकिन मेरे पति ने कहा कि अब हमें यहीं रहना होगा। कुछ दिन तुम लोग यहाँ रहोगे तो यहाँ के माहौल में ढल जाओगे। हम लोगों को गांव आए हुए अभी दूसरा ही दिन हुआ था कि मेरी सास की मौत हो गई। मेरी सास, जो कि अपने बेटे, बहू और पोता पोती के साथ कुछ दिन गुजारना चाहती थी, वो भी ठीक से नहीं गुजार सकी थी और बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चली गई। गांव के लोगों का कहना था कि अब तुम लोग शहर मत जाना, अब तुम्हारे ससुर अकेले रह गए, अब तुम्हें यहाँ रहकर उनकी सेवा करनी है, क्योंकि मेरी नंद की तो शादी हो गई थी और वो अपने घर की हो गई थी। मेरे पति ने बड़ी मुश्किल से बच्चों को समझाया। बच्चे मान गए थे और हम लोग यहीं पर परमानेंट शिफ्ट हो गए थे। मेरे पति की आदत शुरू से ही शहर में काम करने की थी, इसलिए उनको यहाँ पर काम करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, पर उनको अपने पिता की और अपने इस घर की बहुत फिक्र थी, इसलिए कुछ भी करके उन्हें यहीं पर रहना था। और यहाँ रहते हुए हमें थोड़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा था, क्योंकि मेरे ससुर तो कोई काम करते ही नहीं थे। मेरे पति ही शहर से उनका खर्चा करने के लिए उन्हें पैसे भेजा करते थे। गांव आकर हमारे हालात बहुत खराब रहने लगे थे। मेरे पति पढ़े लिखे थे और वो गांव के सरकारी स्कूल में टीचिंग की नौकरी पर लग गए थे। एक दिन जब मेरे पति घर आए तो मैं बहुत डर गई। वो बुरी तरह से जख्मी थे। मैंने जब अपने पति से पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो वो कहने लगे कि कुछ नहीं, बस छोटी सी खरोच आ गई। मैं समझ गई थी कि बात कुछ और है। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पति की ऐसी हालत देखकर बच्चे भी बुरी तरह से डर गए थे। मेरे पति मुझे कुछ बताना नहीं चाह रहे थे और मैंने भी उन पर कोई दबाव डालना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे यकीन था कि जब सही वक्त आएगा तो मेरे पति मुझे सब कुछ सच सच बता देंगे। मेरे ससुर भी मेरे पति की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो गए थे। हमारे घर के हालात बहुत खराब हो गए थे, क्योंकि मेरे पति ही तो नौकरी पर जाते थे और अब वो जख्मी थे,
इसलिए वो कुछ दिन के लिए घर पर आराम कर रहे थे। हम लोग बहुत गरीबी से गुजर रहे थे। तभी मेरे ससुर ने कहा कि मैं कुछ करता हूँ। मेरे ससुर ने कहा कि मैं अपने टाइम पर नाई था, मैं नाई की दुकान खोल लेता हूँ और गांव के लोगों के बाल काटूंगा। ऐसा करने से हमारे घर में कुछ पैसे आ जाएंगे। मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि मेरे ससुर को घर की परेशानी दिख रही थी। मैंने कहा, ठीक है ससुर जी। मेरे ससुर ने घर की ही बैठक में नाई की दुकान खोल ली। अगले ही दिन मेरे ससुर ने नाई की दुकान खोल ली थी और उनकी दुकान पर एक दो कस्टमर आते और उनसे बाल कटवा लेते या फिर शेविंग करवा लेते। दिन के सिर्फ 100 या 50 रुपए ही आ रहे थे, लेकिन इस तरह से हमारे घर का गुजारा नहीं हो सकता था। लेकिन जिस दिन से मेरे ससुर ने नाई की दुकान खोली थी, उसी दिन से मुझे अपने ससुर के बिहेवियर में कुछ चेंजेस नजर आने लगे थे, क्योंकि मेरे ससुर ने घर के भले के लिए ही ये दुकान खोली थी। मुझे कभी कभी लगता था कि जो पैसे आते हैं मेरे ससुर उसे अपने पास रख लेते हैं, वो घर में देते ही नहीं। उनकी हरकतें मुझे बड़ी अजीब लगने लगी थी। एक दिन मेरे पति की तबीयत खराब हो गई और हम उन्हें अस्पताल लेकर चले गए, मगर मैंने देखा कि मेरे ससुर अपने बेटे के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। डॉक्टर की फीस के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। मेरे पास एक सोने की अंगूठी पड़ी हुई थी, मैंने अपनी अंगूठी बेच दी और अपने पति के लिए दवाइयाँ ली। मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर के यहाँ मेरे साथ जाती थी। मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मेरे पति को क्या परेशानी है। जब भी मेरे पति की रिपोर्ट आती तो मेरी बेटी उनको अपने दादा के हाथ में दे दिया करती थी। मैं अपनी बेटी से रिपोर्ट्स मांगती तो वो कहती कि दादाजी ने कहा था कि रिपोर्ट्स लाकर सिर्फ मुझे देना, और डॉक्टर भी मुझे मेरे पति की बीमारी में कुछ नहीं बताता था कि मेरे पति को क्या परेशानी थी और वो इतनी जल्दी जल्दी बीमार क्यों रहने लगे थे, और न ही मेरे पति मुझे इस बारे में कुछ बता रहे थे। फिलहाल कुछ दिनों के बाद मेरे पति की तबीयत ठीक हो गई और उन्होंने काम पर जाना भी शुरू कर दिया। अपने पति की ठीक हालत देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी, और मुझसे ज्यादा खुश तो मेरे ससुर थे। मैं यही सोच रही थी कि मेरे ससुर अपने बेटे की फीस तक के लिए पैसे नहीं देते और उनकी तबीयत ठीक होने पर सबसे ज्यादा खुश भी हो रहे हैं। जिस तरह से मेरे ससुर खुश लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे मामला कुछ अलग है। अगले दिन मेरे ससुर ने मुझसे एक बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि बहू, गांव के घर घर जाकर कहो कि जिसको भी अपनी जवान बेटी की शादी करनी है वो आकर मेरे ससुर से बाल कटवा ले। पहले तो मुझे अपने ससुर की ये बात बहुत ही अजीब लगी थी। मुझे लगा कि शायद उनकी तबीयत खराब हो गई, इसी वजह से वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इसीलिए मैंने अपने ससुर की बात को सीरियस नहीं लिया। मगर रात के टाइम पर जब मेरे पति घर पर आए तो ससुर जी ने फौरन ही मेरे पति से मेरी शिकायत लगा दी। उन्होंने कहा कि मैंने बहू से कहा था कि तुम गांव में जाकर ऐसे लोगों को बुलाकर लाओ जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने मेरा ये काम करके नहीं दिया। मेरे पति मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, जब पिताजी ने तुमसे कहा था कि आसपास के ऐसे लोगों को लेकर आओ जिनकी बेटियां कुंवारी हैं, तो तुम उनके पास क्यों नहीं गई? अपने पति के बदलते हुए बिहेवियर को देखकर मैं हैरान रह गई थी कि आज मेरे पति ये मुझसे किस तरह से बात कर रहे थे। आज से पहले तो उन्होंने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। आज मेरे पति ने मेरे सामने बदतमीजी की थी। मैंने कहा था कि ऐसे लोगों को इकट्ठा करने का क्या फायदा हो सकता है? तुम्हारे पिताजी कैसी हरकतें कर रहे हैं? क्या वो लोगों को ये जताना चाहते हैं कि उनकी जवान बेटियों की शादी उनकी बदसूरती की वजह से नहीं हो रही, या फिर उनकी बेटियों के अंदर कोई कमी है? इसी वजह से मैं उनको बुलाकर नहीं लेकर आई। तो मेरे पति कहने लगे कि उनके दिल को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, बल्कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे अपने पति की बात हैरान कर गई थी। मैंने उनसे पूछा कि आखिर कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो तुम्हारे पिता सॉल्व कर देंगे? तो वो कहने लगे, तब तुमको खुद पता चल जाएगा। मैं खामोश हो गई और कहने लगी, ठीक है, मगर इस घर में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस घर में मेरी जवान बेटियां भी रहती हैं। अगर इस सब में मेरे बच्चों की परवरिश पर कोई आँच आई तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरे पति ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, बल्कि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, और आज के बाद हमारे घर को लोग एक अलग नजरिए से देखेंगे। अपने पति की बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। न जाने वो किस बारे में बातें कर रहे थे, मगर फिर भी मैं अगले दिन अपने पति के कहने पर गांव के लोगों के पास चली गई और उन जवान लड़कियों के माता पिता को लेकर आई जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी।
मेरे ससुर इन लोगों के सामने आकर बैठ गए और कहने लगे कि तुम बताओ, तुम में से किस किस की बेटी की शादी नहीं हो रही। हमारे घर पर गांव के लगभग 30-40 लोग आ गए थे जो अपनी बेटियों की शादी करवाना चाहते थे, और उन सभी की प्रॉब्लम यही थी कि उनकी जवान बेटियों की शादी नहीं हो रही। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम सबकी यही ख्वाहिश है कि हमारी बेटियों की शादी हो जाए और अच्छे परिवार में हो, ताकि वो अपनी ससुराल में सुखी और खुश रह सके। मगर हम सबकी बेटियां कुंवारी बैठी हुई हैं। मेरे ससुर कहने लगे, तो फिर आज से आप लोग ये सोच लो कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं एक नाई हूँ और मैं तुम लोगों के थोड़े थोड़े बाल काट दूंगा, तो तुम्हारी बेटियों की शादी अच्छे परिवार में जरूर होगी, और शादी के बाद वो इतनी सुखी रहेंगी कि तुम लोग भी अपनी बेटियों की किस्मत पर नाज करोगे। अपने ससुर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं और ऐसा करके वो लोगों की तारीफ और वाह वसूल करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कुछ लोग उन्हें बेवकूफ भी समझ सकते हैं। और फिर बात ये भी थी कि ये एक गांव था। गांव के लोग ज्यादा समझदार नहीं होते। गांव के लोगों को तो हम बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। वहां पर मौजूद लोग भी मेरी तरह हैरान रह गए। उन्हें भी मेरी तरह मेरे ससुर की बात पर यकीन नहीं आया था, और वो लोग कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोगों ने अपनी बेटियों की शादी के लिए हर जतन करके देख लिए, न जाने कितने पंडितों से भी अपनी बेटियों के अच्छे रिश्ते के लिए कह रखा है, लेकिन कहीं से कोई सहूलत नहीं हुई। और अब आप कह रहे हो कि सिर्फ हमारे बाल काटने से हमारी बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे और उनकी अच्छे परिवार में शादी भी हो जाएगी। भला रिश्ते कौन लाएगा? ऐसा तो किसी तरह भी मुमकिन नहीं। तो मेरे ससुर कहने लगे कि रिश्ते खुद आपके घर चलकर आएंगे। मुझे एक बूढ़े बाबा ने वरदान दिया है कि तुम अगर जिस जवान बेटी के पिता या उसकी माँ के थोड़े से बाल काट कर दोगे तो उनके अच्छे रिश्ते हो जाएंगे और उनके अच्छे परिवार में शादी हो जाएगी। शादी के बाद उनकी बेटियां जिंदगी भर अपने ससुराल में सुखी रहेंगी। मैंने अपने इस वरदान का कभी फायदा नहीं उठाया था, लेकिन अब मैं अपने इस वरदान का फायदा उठाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक नाई हूँ। ससुर जी की बातों ने मेरे साथ साथ वहां पर बैठे हुए सारे लोगों को चौंका दिया था। हम सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। फिर उन लोगों ने मेरी तरफ देखा। गांव के लोगों ने मुझे पहली बार देखा था, क्योंकि इससे पहले हम लोग शहर में रहते थे, इसलिए गांव के लोग मुझे ज्यादा नहीं जानते थे। लेकिन जब मैंने उनको अपने ससुर का नाम बताया और कहा कि आप लोगों को मेरे साथ चलना है, मैं उनके बेटे की बहू हूँ, तो वो लोग मुझे देखकर हैरान रह गए थे। मेरे ससुर गांव के पुराने नाई थे, ये बात तो सारा गांव जानता था। लेकिन जब से वो बीमार रहने लगे थे, तब से उन्होंने अपना नाई वाला काम छोड़ दिया था। लेकिन अब जब उन्हें दोबारा से अपना नाई का काम शुरू किया और लोगों को ये बात बताई कि उनको वरदान मिला हुआ है कि जिसकी वजह से वो इन लोगों की बेटियों की शादी करवा देंगे, ये बात आज गांव वालों को पहली बार पता चली थी, और उनके साथ साथ मुझे भी। फिलहाल गांव वाले मान गए और उन्होंने कहा कि जहां हमने इतनी कोशिशें की हैं, वहां हम एक और कोशिश करके देख लेते हैं। काश आपके वरदान से ही हमारी बेटियों की शादी हो जाए। और फिर इस तरह मेरे ससुर ने एक एक करके लोगों के बाल काटने शुरू किए, और अपना काम होते ही एक एक करके वो सब लोग वहां से जाने लगे। मगर ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि जो औरत और आदमी मेरे ससुर के हाथ से बाल कटवा कर गए थे, वो आज 20 दिन के बाद जब हमारे घर पर आए तो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। वो लोग कहने लगे कि आपने ठीक कहा था, हमारी बेटियों के अच्छे परिवारों में रिश्ते तय हो गए, और कुछ लड़कियों की तो अगले महीने शादी भी है। ये सब सुनकर तो मैं दंग रह गई। मुझे तो लगा था कि वो लोग जब हमारे घर पर आएंगे तो मेरे ससुर पर गुस्सा करेंगे कि तुमने हमें बेवकूफ बना दिया, हमारी बेटियों का रिश्ता तो नहीं लग सका। लेकिन यहाँ तो ये लोग कह रहे थे कि सच में उनकी बेटियों का रिश्ता पक्का हो गया और जल्द ही उनकी शादी भी होने वाली है। और तो और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि उन सभी लड़कियों के रिश्ते अमीर परिवार से ही आए थे। इन मामलों में मेरे ससुर अब फेमस हो गए थे। दूर दूर से ऐसे लोग आते थे जिनकी बेटियों के अंदर कोई ना कोई कमी होने की वजह से उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे थे। वो लोग आते और मेरे ससुर से कहते कि अपने हाथ से हमारे भी बाल काट दो ताकि हमारी बेटियों की शादी भी हो सके, और मेरे ससुर उनके बाल काट दिया करते थे। लोग अपनी खुशी से मेरे ससुर को कुछ पैसे और कुछ कीमती गिफ्ट्स भी देकर चले जाते थे। कुछ फ्री में भी अपने बाल कटवाकर चले जाते, लेकिन मेरे ससुर ने कभी उनसे पैसे नहीं मांगे थे। इसी तरह से अब हमारे घर पर लोगों का आना जाना लगा रहता था।
उन्हीं दिनों मुझे ख्याल आया कि मैं भी ससुर जी के हाथ से अपने बाल कटवा लेती हूँ। मैंने अपने ससुर से कहा, पिताजी मेरे भी बाल काट दीजिए, क्योंकि मेरे दो मुँहे बाल बहुत हो रहे हैं। जब घर में नाई मौजूद है तो मैं बाहर किसी से अपने बाल क्यों कटवाऊं? मेरे ससुर कहने लगे कि मैं तुम्हारे बाल नहीं काट सकता। अगर मैंने तुम्हारे बाल काट दिए तो तुम्हारी बेटियों के भी रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। ससुर जी की बात सुनकर मैं खामोश हो गई और मुझे इस बात पर हैरानी भी हुई कि मेरे ससुर को तो सिर्फ ऐसा वरदान मिला हुआ था कि वो जिन लोगों के बाल काटते हैं उनकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही होती, लेकिन मेरी बेटियां तो अभी ठीक से जवान भी नहीं हुई थी। मेरी एक बेटी 17 साल की थी तो दूसरी बेटी 15 साल की थी और एक 13 साल का बेटा था। और अगर मान लो कि मेरी बेटी का रिश्ता आ भी गया तो ये मेरे बस में है कि मैं उसकी शादी करूं या ना करूं। मैं चाहूं तो रिश्ते से इनकार भी कर सकती हूं। जिस इंसान की बेटियों की शादी नहीं हो रही, उनके माता पिता के अगर मेरे ससुर बाल काट दे तो उनकी शादी हो रही है, लेकिन जो लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाहते तो क्या उनके बाल काटने से भी उनकी बेटियों की शादी हो जाएगी? ये बात तो मुझे बड़ी अजीब लगी थी। फिलहाल तो मैंने अपनी गली में रहने वाली ही एक लड़की से अपने बालों की सेटिंग करवा ली थी और मेरे ससुर का काम ऐसे ही चलता रहा। अब हमारे घर में रोज इसी तरह से लोगों का मेला लगा रहता था। हर कोई मेरे ससुर से बाल कटवाने की ख्वाहिश में लगा रहता। मैंने अपने पति से कहा कि ये सब कुछ हमारे घर में क्या चल रहा है? अगर तुम्हारे पिताजी के हाथ में सच में कोई चमत्कार है तो वो अपना चमत्कार सिर्फ उन्हीं लोगों पर किया करे जो लोग बहुत ज्यादा मजबूर हैं। घर के अंदर मेला लगाकर रखने की कोई जरूरत नहीं। हमारे घर में जवान बेटियां भी हैं और हर तरह के लोग हमारे घर में अब आने जाने लगे। वो तुम्हारे पिताजी हैं, अगर उनके हाथ में कोई चमत्कार है और उनको कोई वरदान मिला हुआ है तो वो अपने इस चमत्कार को संभाल कर भले ही न रखें, मगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लें। इस तरह घर में लोगों की भीड़ भाड़ बनाए रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपको तो पता है कि मैं ऐसे माहौल में रहने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन आपके कहने के मुताबिक इस घर में रह रही हूँ, सिर्फ आपके और आपके पिताजी की खातिर। और ये गांव के लोग भी मुझे बड़े बेवकूफ लगते हैं, जिन्होंने भगवान से तो बिल्कुल भरोसा उठा लिया। भगवान से मांगने के बजाय यहाँ पर आने लगे। तुम्हारे पिताजी से अपने सर के बाल कटवाते हैं और फिर चले जाते हैं। भगवान पर भरोसा और यकीन भी कोई चीज होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि गांव के सारे लोग अच्छी तरह से बेवकूफ बन रहे थे और गुमराह हो रहे थे। अब तो यहाँ पर वो लोग भी आने लगे थे जिनकी बेटियां सिर्फ 15-16 साल की ही हैं और उनके माता पिता भी यहाँ पर आके अपने बाल कटवा जाते। इतनी छोटी सी उम्र में वो लोग अपनी बेटियों की शादी करना चाहते थे, जबकि उनकी बेटियों के अंदर कोई कमी भी नहीं होती। अभी उनकी बेटियां ठीक से जवान नहीं हुई कि चले आए हमारे घर और करवा दी उनकी जल्द से जल्द शादी। बाल कटवाने के बाद लोग इतना खुश हो जाते कि जैसे उनकी बेटियों के कभी रिश्ते आएंगे ही नहीं। मैंने अपने पति को घर के माहौल के बारे में बताने की पूरी कोशिश की तो शायद उन्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैंने ये बात बहुत गुस्से में कही थी और आज तक कभी मैंने इस तरह का बिहेवियर करते हुए अपने पति से बात नहीं की थी। मेरी इस बात पर मेरे पति मुझसे कहने लगे कि सेजल, तुम्हें मेरे पिताजी से क्या परेशानी है? अगर वो लोगों का भला कर रहे हैं तो उनसे भगवान भी खुश है, तभी तो उनके पास ये वरदान है, वरना हम जैसे लोगों के पास तो ऐसा वरदान मौजूद नहीं। ऐसा चमत्कार भगवान ने मेरे पिता के हाथ में इसीलिए दिया ताकि वो जवान बेटियों का घर बसा सके। तुम उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, क्या पता उन लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से ही हमारे भी अच्छे दिन आ जाएं। मेरे पति तो ये बात कहकर चले गए, लेकिन मैं वहीं पर शॉक्ड खड़ी रह गई, क्योंकि भले ही मेरे पति ने इतनी लंबी चौड़ी बात कहकर मेरी इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन हकीकत बात वहीं पर थी। वो मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उनको मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही थी, या शायद वो समझना ही नहीं चाहते थे। जैसे भी हालात थे, बस मैं भगवान से सब कुछ सही होने की प्रार्थना ही कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पति मुझसे अलग होते जा रहे हैं और अब उनको शायद मेरी कोई बात समझ नहीं आएगी। इसीलिए मैंने ससुर जी को समझाने की कोशिश की। शाम के टाइम पर मैं अपने ससुर जी को चाय देने गई तो मैंने उनसे कहा, पिताजी अब बस बहुत हो गया आपका ये काम। घर में अच्छे बुरे हर तरह के लोग आने जाने लगे और मुझे ऐसा माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर आपको ये सब कुछ करना ही था तो आपने हमारे आने से पहले क्यों नहीं किया? तब तो आप अपने बेटे की कमाई से ही घर का खर्च चला रहे थे। तब तो आपने अपने घर में किसी को नहीं बुलाया
और जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं आपने इस घर में मेला लगाया हुआ है। बस बहुत हो गया लोगों को बेवकूफ बनाना। जिन लड़कियों की भी शादी हो रही है वो उनका अपना भाग्य है, आपके वरदान से कुछ नहीं होता, क्योंकि हर इंसान की शादी जिससे और जिस टाइम भगवान ने उसकी किस्मत में लिख दी तभी होनी है। और आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर आप ज्यादा बीमार हो गए तो आप इस तरह का काम कैसे करोगे? फिर तो आप ये काम करने के काबिल भी नहीं रहोगे। अब लोगों की आपसे दिन ब दिन उम्मीद बढ़ती चली जा रही है, इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप ये काम छोड़ दो और घर में रहकर बस आराम करो। मैं नहीं चाहती कि कुछ गलत हो, इससे पहले आप लोगों को यहाँ पर आने से मना कर दो। इतने लोगों की आपने मदद की है और वो लोग आने वाले टाइम में आपको बहुत इज्जत देंगे, मगर इससे आगे और ज्यादा लोगों का उम्मीद लगाना सही बात नहीं। तो वो कहने लगे कि बहू तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरी तबीयत खराब तो रहने लगी है, लेकिन चलो ठीक है, मैं लोगों से मना कर दूंगा और मैं अपने बेटे के साथ जाकर शहर के अच्छे डॉक्टर को दिखाकर आऊंगा। लेकिन जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं दोबारा से अपना ये काम शुरू कर दूंगा। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं अपना माथा पीटना शुरू कर दूं। उन्हें क्यों मेरी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं बहुत खुश हो गई थी। वो ये काम बंद करने वाले थे, लेकिन फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। कुछ दिनों बाद लोगों का आना जाना भी हमारे घर में कम हो गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग आते जाते रहते थे और मेरे ससुर से बाल कटवाने की जिद करते। तो मेरे ससुर मुस्कुराकर कहते कि जल्द ही मैं अपना नाई वाला काम दोबारा से शुरू कर दूंगा। मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि मेरे ससुर को अपनी उम्र का बिल्कुल भी लिहाज नहीं था। मैं हैरान रह गई। मेरे ससुर अपने बेटे को लेकर शहर के डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाने चले गए। जब मेरे ससुर 1-2 महीने दवाई खाने के बाद ठीक हो गए तो उन्होंने दोबारा से अपना नाई वाला काम शुरू कर दिया, मगर इस बार मैं पहले की तरह खामोश नहीं रही। न जाने क्यों मुझे अपने ससुर का ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बल्कि मैंने घर में आवाज उठाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि अब इस घर में ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये काम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही तो उसकी मदद करना बनता है, लेकिन हर वक्त घर में लोगों का आना जाना बनाकर रखना ये मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरी जवान बेटियां थीं और वो घर में रहती थी। जब लोग हमारे घर आते तो लोग निकलते बढ़ते मेरी बेटियों पर भी नजर डालते थे। इसलिए मैंने अपने ससुर और पति से साफ साफ कह दिया कि अगर आज के बाद घर में ये सब कुछ हुआ तो मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। हाँ, मगर ये बात मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर बोली थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने पति से अलग हो जाऊं। ये बात सुनकर मेरे पति कहने लगे कि ठीक है, अगर तुम घर से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, बल्कि तुम ही अपने हाथ से अपने परिवार को खत्म कर दोगी। और अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं ही पिताजी और बच्चों को लेकर यहाँ से खुद चला जाता हूँ और इस घर में तुम अकेली रहती रहना, क्योंकि तुम्हें सुख शांति बहुत पसंद है। लेकिन इससे पहले तुम्हें पिताजी के हाथ से अपने सर के बाल कटवाने पड़ेंगे। ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगी थी। आखिर अब वो क्यों मेरे बाल काटना चाह रहे थे? और आखिरकार मेरे ससुर ने मेरे बाल काट दिए। लेकिन अगले ही दिन जो कुछ हुआ तो उसे देखकर मैं दंग रह गई। मैंने देखा कि कुछ लोग हमारे घर पर मेरी बेटियों के रिश्ते के लिए आए हुए थे। उन लोगों को देखकर मैं दंग रह गई। वो लोग कहने लगे कि हमें आपकी बेटी पसंद आ गई, हम आपकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता तय करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था? मेरी बेटी तो अभी सिर्फ 17 साल की हुई थी और ये उम्र कोई शादी करने की उम्र नहीं होती। ये सब मुझे अपने ससुर की कोई चाल लग रही थी। ऐसा तो कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता कि बाल कटवाते ही फौरन मेरी बेटी का रिश्ता आ जाए, जबकि मेरी बेटी में कोई कमी भी नहीं थी। मेरी बेटी खूबसूरत थी और न ही मुझे अपने ससुर के इस वरदान की कोई जरूरत थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब मेरी बेटी 20-22 साल की उम्र में हो जाएगी तो वो अब से कहीं ज्यादा बेहतर होगी और उसकी खूबसूरती और उसकी समझदारी देखते हुए मेरी बेटी का रिश्ता जल्दी ही हो जाएगा। मेरा दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं था। मेरी दोनों बेटियां मुझे बड़ी हैरानी से देखने लगी। मैंने कहा कि मुझे अपनी बेटियों की शादी इतनी जल्दी नहीं करनी, आप लोग यहाँ से प्लीज चले जाओ। परेशान तो वो लोग भी बहुत लग रहे थे जो मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे और मुझे बड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल को किसी ने अपनी मुट्ठी में किया हो। मगर मेरे पति जैसे उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था और मेरे बच्चों का भी बहुत मूड खराब हो गया था।
वो जो मुझसे घर से निकल जाने की बात कर रहे थे, आज मुझसे कह रहे थे कि तुम एडजस्ट करके इस घर में नहीं रह सकती। मेरे पति ने मुझे किसी भी तरह से राजी कर लिया और कहा कि तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। धीरे धीरे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस जमाने में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरे अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं। बस मुझे सिर्फ इस बात का ही ख्याल है, इसलिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। कुछ दिनों की बात और है, बस तुम कुछ भी एडजस्ट करके यहाँ पर रह लो। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने पति की ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। मैं समझ गई थी कि वो मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे और मुझे अपने ससुर को देखकर भी गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो होते कौन हैं, मेरी बेटियों की इतनी जल्दी शादी करवाने वाले। ये सब कुछ जो हो रहा था मेरे ससुर जी की ही वजह से हो रहा था, बल्कि ये सब कुछ उन्होंने जानबूझकर किया था और अब मासूम बनकर मेरे पति के बराबर में खड़े हुए थे। मैंने सोच लिया था कि खामोश रहने से कुछ भी नहीं होने वाला। अब इन लोगों के खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी। अब बात मेरी बेटियों की इज्जत तक आ गई थी। जब इन लोगों को इस बात का पता चला कि मैं अपनी बेटियों की शादी जल्दी नहीं करना चाहती, तो उन लोगों ने इस बात पर एक्शन उठाया, क्योंकि गांव का उसूल था कि लड़कियों की शादी 15 साल के फौरन बाद ही कर दी जाती है। मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई थी। आखिर ये गांव कैसा था और यहाँ पर क्या हो रहा था। ये बात सच है कि मेरे ससुर के हाथ में चमत्कार है, लेकिन ये चमत्कार बेवजह तो काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते थे वो मजबूर होते थे। उनकी बेटियों का रिश्ता नहीं लग रहा था, लेकिन मेरी बेटियां ऐसी नहीं थीं और मैं कोई मजबूर भी नहीं थी जो मेरी बेटी का रिश्ता फटाफट से आ गया। गांव वालों की बातें सुनकर मैं परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि सारा मामला मैं खुद पता लगाकर रहूंगी कि मेरे ससुर जो कर रहे हैं वो सच है या फिर वो कोई फ्रॉड कर रहे हैं। मैं अपने ससुर की बैठक की जांच पड़ताल करना चाहती थी, इसलिए मैं ससुर जी की बैठक में चली गई। लेकिन तभी अचानक मेरे ससुर दरवाजे पर मुझे मिल गए और उन्होंने मुझे रोक लिया और कहा कि बहू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो यहाँ से वापस जाओ। मेरे ससुर ने मुझे बैठक के अंदर आने ही नहीं दिया। इस बार मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। मैं समझ गई थी कि मेरे ससुर जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अब मुझे यकीन हो गया था कि दाल में जरूर कुछ तो काला है। अपने ससुर की बैठक के अंदर तो मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन मैंने सारा दिन अपने ससुर पर नजर रखी और ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि रात के टाइम पर मेरे तीनों बच्चे और मेरे पति, तो मेरे ससुर उन सबको लेकर अपनी बैठक में चले गए। अब ऐसा रोज होने लगा था। मेरे ससुर रोज घर में सब लोगों को लेकर अपनी बैठक में बंद हो जाते और वो लोग 2-3 घंटे बैठकर ना जाने क्या बातें करते थे। और उसके बाद जब मेरे बच्चे और पति ससुर जी की बैठक से बाहर निकलते तो अपने कमरों में आकर सो जाते थे। मुझे पहले तो कभी ये चेंजेस अपने घर में महसूस नहीं हुए थे। शायद मैं पूरे घर को एक जैसा ही समझती थी। मैंने अपनी बड़ी दोनों बेटियों से पूछा कि आखिर तुम सब लोग आपस में क्या बातें करते हो, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पति तो मुझे कुछ नहीं बताएंगे। इसलिए मैंने अपनी बेटियों से पूछा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति मेरे नहीं रहे, इसलिए मैंने अपनी बड़ी दोनों बेटियों से सवाल किया। तो मेरी बेटी कहने लगी कि हम तो दादाजी से अपनी पढ़ाई के बारे में जानकारी ले रहे थे, मगर उन दोनों के चेहरे पर घबराहट महसूस हो रही थी। मैं समझ गई थी कि वो दोनों मुझसे झूठ बोल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बड़ी बात मुझसे छुपा रही है। मैं भी खामोश हो गई और मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उनको पता चल जाता कि मैं उनकी जासूसी कर रही हूँ, और अगर ऐसा होता तो शायद मुश्किलें बढ़ जाती। अगले दिन फिर वही सीन चल पड़ा था। मेरे ससुर लोगों के बाल काटते और उनको कहते कि जाओ, तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी। आज भी कुछ लोगों ने बड़ा खुश होकर मेरे ससुर को कुछ पैसे दिए। मुझे हमेशा की तरह अपने ससुर के पैसों से कोई मतलब नहीं था। वो जो कमाते अपने पास ही रखते थे, क्योंकि मुझे अपने ससुर की कमाई से कोई मतलब नहीं था और मैं अपने पति की कमाई में ही एडजस्ट कर लिया करती थी। और फिर आज रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे बच्चे आए और अपने पिता के साथ अपने दादाजी की बैठक में चले गए। बैठक का दरवाजा बंद करके काफी देर तक उन लोगों में बातचीत होती रही, बल्कि आज इन लोगों की बातचीत इतनी लंबी हो गई थी कि रात के 3 बज गए थे और मुझे भी जागते हुए 3 बज गए थे। मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही थी। मैं सोच रही थी कि इन लोगों को अपनी नींद की फिक्र नहीं। जब वो सब लोग बैठक से बाहर निकले तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। आज मैंने उनसे उनकी खुशी की वजह नहीं पूछी, बल्कि मैं खामोशी रही और खामोशी से मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखती रही।
अगले दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि अगर तुम चाहो तो कहीं घूमने जा सकती हो। मैंने कहा कि अगर मुझे कहीं घूमने जाना हुआ तो मुझे उसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, और आपकी परमिशन की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं अपने पति से अभी तक नाराज थी और उनसे गुस्से में ही बात कर रही थी। मैं समझ गई थी ये लोग मुझे घर से बाहर भेजना चाहते हैं और मेरे जाने के बाद कोई ऐसा काम करने वाले हैं जो मेरे सामने नहीं कर सकते। मैं इन लोगों की चाल समझते हुए खामोशी से मार्केट का बहाना लेकर घर से निकल गई और मैंने अपने ससुर से कहा कि मैं गांव की मार्केट देखने के लिए जा रही हूँ, 1 घंटे के बाद ही वापस आऊंगी। और ये सुनकर मेरे पति, बच्चे और मेरे ससुर बहुत खुश हो गए। उन सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने कहा मैं जा रही हूँ। पड़ोस के घर में जाकर मैं छत से कूदकर दोबारा अपने घर में आ गई और मैंने देखा कि मेरे पति कपड़े पहनकर तैयार हो गए थे और मेरी बेटियां भी तैयार हो गई थी और ये सब लोग मेरे ससुर के साथ मिलकर कहीं जा रहे थे। उनको इस तरह से एक साथ जाता हुआ देखकर मुझे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। जैसे ही वो लोग घर से निकले, मैं भी उनके पीछे पीछे घर से निकल गई। वो लोग सीधा हॉस्पिटल के अंदर चले गए। वो लोग अस्पताल के अंदर गए तो मैं भी उनके पीछे पीछे अंदर चली गई और छुपकर अंदर का नजारा देखने लगी। मगर ये देखकर मेरी जान निकल गई कि डॉक्टर ने मेरे पति को स्ट्रेचर पर लेटने के लिए कहा और उनको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जा रहा था। मैं फौरन दौड़ती हुई अपने पति के करीब चली गई, क्योंकि अब इस तरह से छुपने का कोई फायदा नहीं था। मुझे इन सब लोगों से सवाल करने थे कि आखिर ये मेरे पति को क्या हुआ। मुझे वहां पर देखकर उन सब के चेहरे फक पड़ गए थे। मैंने कहा कि मेरे पति को क्या हुआ और उनको ऑपरेशन थिएटर में क्यों लेकर जाया गया। मैंने अपने ससुर की तरफ देखकर सवाल किया और उनसे कहा कि मुझे सब कुछ बताइए। मेरे बच्चे कहने लगे कि माँ, आप जल्दी से घर चली जाओ, हम आपको बाद में बता देंगे, हम अभी आपको कुछ नहीं बता सकते। मगर मैंने कहा कि नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त सब कुछ जानना है, वरना मैं अस्पताल के अंदर ही तमाशा कर दूंगी। मैंने अपने बच्चों और ससुर को धमकी दी तो वो कहने लगे कि हम माफी चाहते हैं। मेरे ससुर कहने लगे, बहू, मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखा दिया और तुमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई, मगर मैं ये सब कुछ मजबूरी में कर रहा था। जब तुम लोग यहाँ पर आए और तुम्हारे पति की तबीयत खराब हुई तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे बेटे को दिल की बड़ी बीमारी हो गई और उसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। और इसके ऑपरेशन के लिए हम लोगों के पास पैसे नहीं थे। घर में बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी और ऑपरेशन के लिए इतनी ज्यादा पैसे चाहिए थे कि अगर हम अपना घर भी बेच देते तब भी पैसे पूरे नहीं होते। हमें पैसों की सख्त जरूरत थी और जल्द से जल्द हमें अरुण का ऑपरेशन करवाना था। इसलिए अरुण बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आएंगे। वो धीरे धीरे जिंदगी से नाउम्मीद होता जा रहा था। तभी मैंने अपने बेटे को बताया कि मुझे एक बाबा ने एक ऐसा वरदान दिया है कि मैं जब किसी ऐसे माता पिता के बाल काट दूंगा जिनकी बेटियों के अंदर कोई कमी होने के कारण उनकी शादी नहीं हो रही, तो उन लड़कियों की शादी हो जाएगी। भगवान खुद उनकी शादी की जिम्मेदारी लेगा। भगवान की तरफ से उनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। पहले तो तुम्हारे पति ने मेरी इस बात का यकीन ही नहीं किया, लेकिन मैंने कहा कि एक बार अपने चमत्कार को आजमाने में कोई बड़ी बात नहीं। मैंने आज तक इस नियत से अपने चमत्कार को नहीं आजमाया था, लेकिन आज जब मैं लोगों की मदद करने की नियत से ये काम करूंगा तो हो सकता है कि शायद उन लोगों का ये काम हल हो सके और मैं कामयाब हो जाऊं। इसीलिए मैंने गांव के लोगों को तुम्हारे जरिए बुलवाया और फिर सच में उस बाबा का वरदान सही निकला। लोग मुझे अपनी मर्जी से जो पैसे देकर जाते थे वो मैं संभाल कर रख लिया करता था। और फिर एक दिन अरुण की तबीयत खराब होने वाली बात घर में तुम्हारी बेटियों को भी पता चल गई। उन्होंने कहा कि ये बात माँ को पता नहीं चलनी चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत सदमा लगेगा, मगर तुम मेरे इस काम को सख्ती से बंद करवाना चाहती थी। इसलिए अरुण ने तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात की और तुम्हें कई बार समझाया भी था कि तुम मेरे इस काम में रुकावट न डालो, मगर तुमने हर तरीके से मेरे इस काम को बंद करवाने के बारे में ठान लिया था और तुमने धमकी दी थी कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी। अगर तुम घर से चली जाती तो फिर इन बच्चों का क्या होता, कैसे मैं पैसे जमा करता और फिर किस तरह से अरुण का ख्याल रखने वाला कोई होता। इसीलिए मैंने तुम्हारे बाल काटने का नाटक किया और तुम्हारे बाल काट दिए। अगले ही दिन लड़के वालों को
मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था कि वो तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेकर आ जाएं। बदले में मैंने उन्हें कुछ पैसे दिए थे ताकि वो तुमसे झूठ बोल सके। मुझे पता था कि तुम अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए इतनी जल्दी राजी नहीं होगी। ऐसा होने से तुम अपनी ही परेशानी में उलझकर रह गई थी और मुझे ज्यादा पैसे जमा करने का मौका मिल गया था। इसी तरह से मैंने लोगों के बाल काटकर उनसे बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए और मेरे पास जब ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे हो गए तो हम लोग अरुण का ऑपरेशन करवाने के लिए उसे यहाँ पर लेकर आ गए। अपने ससुर की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो इतने अच्छे थे और मेरे पति के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन मैं अपने ससुर को गलत समझ रही थी। अब हम लोग भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द मेरे पति का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। मेरे ससुर मेरे ही पति की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और मैं तो उनको गलत समझ रही थी, लेकिन अगर वो मुझे सारा सच बता देते तो मैं उनको कभी गलत नहीं समझती, बल्कि इस काम में और उनका साथ देती। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वो मेरे पति की जान बचा दे और अपने बुरे बिहेवियर के लिए मैंने अपने ससुर जी से भी माफी मांगी। घर के लोगों का एक दूसरे पर प्यार मोहब्बत होना बहुत जरूरी है और वही हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आता है। जब कोई भी हमारे करीब नहीं होता तो हमारे अपने ही हमारे करीब होते हैं और हमारी हर मुश्किल और हर परेशानी में हमारे अपने ही हमारे साथ होते हैं और वही हमारे मुश्किल वक्त में भी हमारी मुश्किल को समझने की कोशिश करते हैं और उसे हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अपने घर वालों पर भरोसा रखिए और उनसे मोहब्बत भी करते रहिए। अपने परिवार को एकजुट करने की कोशिश करिए ताकि एक दूसरे की परेशानी और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दे सके। एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। परिवार के लोग जब एक होते हैं तो इंसान किसी मुश्किल में कभी फंस ही नहीं सकता। परिवार को जोड़कर रखना ही बहुत बड़ी अक्लमंदी है और ये गुण हर किसी में नहीं पाया जाता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने घरों को और रिश्तों को जोड़कर रखना जानते हैं और उन रिश्तों को निभाना भी जानते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अपने रिश्तों को जोड़कर रखें और रिश्तों में मोहब्बत और भरोसा बनाए रखें। मेरे पति का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था। कुछ दिनों के बाद मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए और हमारे घर का माहौल पहले जैसा हो गया। कुछ दिनों रेस्ट करने के बाद मेरे पति अब काम पर भी जाने लगे थे। अब हमारा पूरा परिवार अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन मैं आज भी अपने ससुर की एहसानमंद हूँ कि उन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा त्याग दिया। मेरे ससुर ने जिस काम के लिए अपने वरदान का इस्तेमाल किया था, अब वो काम सक्सेसफुल हो गया था। इसी वजह से अब उन्होंने नाई वाला काम छोड़ दिया और मेरे पति नौकरी पर जाने लगे। अब कोई इंसान जब बहुत मजबूरी में ही अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने आता, तभी मेरे ससुर उसके बाल काटते, वरना वो नाई वाला काम खत्म कर चुके थे। हमारी जिंदगी अब बहुत हंसी खुशी गुजर रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।